गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा विशाखापट्टनम टूर का चौथा दिन है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आज सुबह ही हम अराकू वैली पहुंचे हैं। हम किरंडुल पैसेंजर ट्रेन के विस्टाडोम कोच में सफर करके आए हैं। हमारा यह होटल बहुत ही सुंदर है। अभी हमें बहुत रेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन हमारा शेड्यूल बहुत ही टाइट है। कल हमें यहां से जगदलपुर के लिए चेकआउट करना है, इसलिए अराकू साइट सीइंग के लिए आज ही जाना पड़ेगा। हमारी गाड़ी होटल के नीचे वेट कर रही है। सबसे पहले हम ट्राइबल म्यूजियम पहुंचे हैं। आप इस म्यूजियम में ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। यदि आप गेट से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी झील दिखाई देगी। यहां बोटिंग कर सकते हैं। अगर आप झील के दाहिनी ओर से आएंगे तो आपको यहां हैंडीक्राफ्ट्स की कई दुकानें मिलेंगी। अराकू वैली का जनजातीय संग्रहालय, जो 1996 में शुरू हुआ, जनजातीय लोगों की संस्कृति और परंपराओं को समझाने और दिखाने के लिए बनाया गया है। यहां आपको ट्राइबल लाइफस्टाइल, उनकी कला और पुराने जमाने के टूल्स जैसे शिकार और खेती के औजार देखने को मिलेंगे। साथ ही म्यूजियम में एक हैंडीक्राफ्ट और ऑर्गेनिक कॉफी की शॉप भी है, जहां से आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। म्यूजियम में उनके ट्रेडिशनल घरों के मॉडल्स भी हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं। यहां ट्राइबल डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होते हैं, जो टूरिस्ट्स को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप ट्राइबल कल्चर को करीब से जानना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। ट्राइबल म्यूजियम से बाहर निकलकर अब हम बोरा केव्स देखने जा रहे हैं। रास्ते में 2 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिन्हें हम रास्ते में देख लेंगे। दूर से दिखाई देने वाला चर्च सुंकारीमेटा बैप्टिस्ट चर्च है। यह लगभग 100 वर्ष पुराना है। पहाड़ियों की घुमावदार सड़कों पर चलते हुए हम कॉफी प्लांटेशन जोन में पहुंच गए हैं। अराकू वैली की कॉफी प्लांटेशन टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और यूनिक अट्रैक्शन है। यहाँ की कॉफी, जिसे अराकू कॉफी के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनिक और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की है। ये प्लांटेशन ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा मैनेज की जाती है, जो इसे और भी खास बनाती है। कॉफी टूर के दौरान आप कॉफी के पौधों को करीब से देख सकते हैं और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में जान सकते हैं, जैसे बीजों को रोस्ट और ग्राइंड कैसे किया जाता है। यहाँ की ताजी कॉफी का स्वाद लेना एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों के बीच शांत माहौल और खूबसूरत व्यूज इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। कुछ प्लांटेशन में होमस्टे और कैफे भी हैं, जहां आप लोकल डिशेज और फ्रेश ब्रूड कॉफी का आनंद ले सकते हैं। अभी ग्रीन कलर सीड है ना। हाँ। अभी ग्रीन कलर सीड है। नवंबर दिसंबर में फ्रूट्स होता है। फ्रूट के अंदर बीन्स रहते हैं। एक फ्रूट का 2 बीन रहते हैं। वो क्रश करके बाद 1 दिन पहले वॉशिंग करके पहले 10-15 दिन सुखा के ऐसे बीन्स रहते हैं। लाइट बीन्स आते हैं। पहले ये बीन का फुल ड्राई होते हैं ना, पहले एक क्लीन करना पड़ता है। पहले ये शेप आते हैं ना, वो घी में रोस्ट करके ब्राउन कलर आता है। फाइनली पाउडर, कॉफी पाउडर। अराकू की कॉफी प्लांटेशन सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि नेचर और ट्राइबल कल्चर के करीब जाने का मौका है। अब हम गल्लिकोंडा व्यू पॉइंट देखने पहुंचे हैं,
गल्लीकोंडा व्यू पॉइंट अराकू घाटी का एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जो अपने शानदार पैनोरमिक व्यूज और शांत माहौल के लिए फेमस है। यह व्यू पॉइंट गल्लीकोंडा हिल्स, जो इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है, पर स्थित है। यहां से आपको हरियाली से भरे घाटियों, कॉफी प्लांटेशन और दूर तक फैले पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नेचर और फोटोग्राफी के शौकीन हैं। सनराइज और सनसेट के समय का व्यू यहां से देखने लायक होता है। ठंडी हवा और चारों तरफ का शांत वातावरण आपको एक सुकून भरा एहसास देता है। अगर आप अराकू आ रहे हैं तो गल्लीकोंडा व्यू पॉइंट को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब हम काफी लंबा रास्ता तय करके बोरा केव्स देखने पहुंचे हैं। ये रहा टिकट काउंटर। टिकट लेकर हम मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। केव तक पहुंचने से पहले हमें ऐसी सीढ़ियां उतरकर थोड़ा नीचे जाना होगा। उसके बाद थोड़ा और चलने पर आप केव के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे। जो लोग यहां आए हैं वे जानते हैं कि इस गुफा के अंदर का सफर कितना थ्रिलिंग है। लेकिन जो लोग अभी तक बोरा केव्स नहीं देख पाए हैं या किसी शारीरिक कारण से शायद कभी आ नहीं पाएंगे, हम उन्हें इस वीडियो के जरिए यह थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए केव का आनंद लेते हुए इसका इतिहास भी जान लेते हैं। बोरा केव अराकू वैली की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जो विशाखापट्टनम से करीब 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी हिल्स में स्थित है। यह गुफाएं 1400 मीटर की ऊंचाई पर हैं और अपनी लाइमस्टोन फॉर्मेशंस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। 1807 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग जॉर्ज ने इन गुफाओं की खोज की थी। माना जाता है कि ये गुफाएं करीब 150 मिलियन साल पुरानी हैं। यहां आपको स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स की अद्भुत संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जो अलग अलग शेप्स में हैं, जैसे शिवलिंग, गाय और मगरमच्छ। यहां इस विशाल स्तंभ का निर्माण स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट से हुआ है। शायद यह गठन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। गुफा की छत से टपकने वाले पानी में कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व है। ऊपर से गिरते समय उसमें से कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। जो पानी नीचे गिरता है वह इवापोरेट हो जाता है और उसी प्रकार से डिपॉजिट होता है। इस प्रकार छत से बनी स्ट्रक्चर स्टैलेक्टाइट है और नीचे स्टैलेग्माइट है। लाखों वर्षों में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट एक दिन मिलकर ऐसे स्तंभ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नेचुरली फॉर्म्ड पिलर्स गुफा की छत को सपोर्ट देते हैं। यहाँ पानी ऊपर से गिर रहा है और स्टैलेग्माइट बन रहा है। जब आप गुफा के अंदर आएं तो इसे देखना न भूलें। यहाँ इस जगह पर गुफा के ठीक ऊपर से रेलवे लाइन गुजरी है। ये फलक ठीक इसी स्थान के नीचे लगाई गई है। आंध्र यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस गुफा में प्राचीन काल के पत्थरों से बने कई वस्तुएं खोजी हैं, जो ये साबित करती हैं कि इस गुफा में 30,000 से 50,000 साल पहले इंसान रहते थे। गुफाओं के अंदर LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो इसे और मैजिकल बनाती हैं। हम गुफा के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। यहां गुफा और भी गहरी और अंधेरी हो जाती है।
ये जगह इंसान की आंख की तरह दिखती है। सुना जाता है कि इस क्षेत्र में सल्फर मौजूद है जो लाइमस्टोन को करोड़ करके पानी के साथ बहता है। इसी वजह से यहाँ पीला नारंगी रंग के पानी की धाराएं बनती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यह नारंगी रंग माइक्रोबियल मैट या बायोफिल्म की वजह से होता है। अब हम लौटेंगे। हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हमें लौटना होगा। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए गुफाओं तक का सफर बेहद एडवेंचरस है। फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह परफेक्ट है। पास में कटकी वाटरफॉल भी देख सकते हैं। बोरा केव्स देखकर बाहर निकलने के बाद हम आज के लास्ट पॉइंट कॉफी म्यूजियम पर पहुंचे हैं। इसके एक तरफ हरिथा हिल रिसोर्ट है और दूसरी तरफ ट्राइबल म्यूजियम है। कॉफी म्यूजियम अराकू वैली की एक शानदार जगह है जहां आप कॉफी के इतिहास, प्रोडक्शन प्रोसेस और कल्चर के बारे में जान सकते हैं। यह म्यूजियम खासतौर पर ऑर्गेनिक अराकू कॉफी और यहां के ट्राइबल कम्युनिटीज के योगदान को दर्शाता है। यहां इंटरैक्टिव डिस्प्लेज के जरिए बीन से कप तक की यात्रा को दिखाया जाता है जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग दोनों है। टेस्टिंग जोन में आप अराकू की सिग्नेचर कॉफी का स्वाद ले सकते हैं। साथ ही लाइव डेमोज के जरिए कॉफी की खेती और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। म्यूजियम के स्टोर से आप ऑर्गेनिक अराकू कॉफी और लोकल ट्राइबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इसके पास कॉफी प्लांटेशन टूर का भी मजा लिया जा सकता है। अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा है। कॉफी म्यूजियम कॉफी प्रेमियों के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहां बहुत सुंदर बैठने की व्यवस्था है। हमने कॉफी और कुछ ब्राउनी ली और यहां आराम से बैठ गए। हमारा कल जगदलपुर जाने का प्लान है। वहां हम डंडामी रिसोर्ट में ठहरेंगे, लेकिन जगदलपुर स्टेशन से रिजोर्ट जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम अभी नहीं हुआ है, तो अब हमें वही करना होगा। इसके बाद हम यहां से डिनर करके होटल लौटेंगे। डिनर के लिए हम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट आए हैं। फूड क्वालिटी वाज ओके। अब गुड नाइट, कल सुबह फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अराकू। कल जो दृश्य देखने को नहीं मिला था उसका अफसोस आज सुबह पूरी तरह मिट गया। हरी भरी घाटियों के बीच से गुजरती ट्रेन को दूर से आते देखना सच में एक सपना पूरा होने जैसा था। सुबह उठते ही ऐसा नजारा देखकर दिल सचमुच खुश हो गया। बचपन की यादें ताजा हो गईं। जैसा कि पहले बताया था, आज हम जगदलपुर जा रहे हैं और वहां डंडामी रिसोर्ट में रुकेंगे। जगदलपुर स्टेशन से डंडामी रिसोर्ट करीब 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें पहले ही गाड़ी बुक करनी थी। आज सुबह अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर सर्च करते करते हमें ट्रैवल विद कौशिक चैनल के जरिए सूजन सरकार नामक व्यक्ति का संपर्क मिला। ये नंबर मिलना हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी, यह हमने बाद में समझा। कौशिक बाबू, आपको पता भी नहीं है कि आपने हमें कितनी बड़ी मदद की।
और सूजन बाबू, अगर आप न होते तो हमारा क्या होता, ये तो भगवान ही जानते हैं। खैर, इस कहानी पर आगे बात करेंगे। हमने चेकआउट करके अराकू स्टेशन पहुंच गए हैं। दूर से हमारी ट्रेन आती हुई दिख रही है। इस बार भी हमने विस्टाडोम कोच बुक किया है। फिलहाल ट्रेन खाली है क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट अराकू में ही उतर जाते हैं। बहुत कम लोग अराकू से जगदलपुर तक का सफर करते हैं, लेकिन इस रूट की सीनिक ब्यूटी भी शानदार है। ट्रेन पहाड़ी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे प्लेटो रीजन की ओर उतरती है। चलिए इस रूट के सीनिक व्यू की कुछ झलकियां आपको जल्दी से दिखाते हैं। इस जर्नी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं है, इसलिए अपना लंच पैक करके साथ जरूर लाएं। कुछ स्टाफ मौजूद हैं जो कोरापुट स्टेशन से खाना लाकर देते हैं, लेकिन हमें वह खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बाद में हमारी तबीयत भी खराब हो गई। हम जालापुट रिजर्वर के पास से गुजर रहे हैं। अब हम कोलाब ब्रिज या सुकू ब्रिज को पार कर रहे हैं। सामने जो जलाशय दिख रहा है वह कोलाब रिजर्वर का हिस्सा है, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। हमने मालिगुरा टनल ब्रिज पार किया। दुर्भाग्य से इसका वीडियो हम नहीं बना सके। अगर आप यहां आए तो इसे मिस बिल्कुल न करें। यह टनल ब्रिज भारत का चौथा सबसे बड़ा ब्रॉड गेज रेलवे टनल है। एक थ्रिलिंग व्यू हमसे छूट गया, लेकिन आपसे यह गलती बिल्कुल न हो। अब शाम ढल रही है और आसपास का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। पहाड़ और घाटियां अब नहीं दिख रही, उनकी जगह चारों ओर मालवा क्षेत्र का दृश्य है। हमारी ट्रेन अब जगदलपुर के पास पहुंच चुकी है। हमारी गाड़ी स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रही है। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब दंदामी रिसोर्ट की ओर जा रहे हैं। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। हम जगदलपुर में 2 दिन रुकेंगे। इसे कई लोग सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 20 से ज्यादा वाटरफॉल्स हैं। हालांकि हम इन 2 दिनों में इतने सारे वाटरफॉल्स नहीं देख पाएंगे। कल का दिन हम रेस्ट के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हम दंडामी रिजॉर्ट में रुकेंगे, जो कि चित्रकोट वाटरफॉल के पास ही है। इसलिए कल हम दिन भर रिसोर्ट में रहेंगे और वहां के आसपास के नजारों का आनंद लेंगे। फिर लौटने वाले दिन सुबह चेकआउट के बाद हम साइट सीइंग करेंगे और अपनी रिटर्न ट्रेन पकड़ेंगे। हम रिसोर्ट पहुंच चुके हैं और रूम अलॉटमेंट हो चुका है। यहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई, इसलिए आज हम आपको रिसोर्ट का टूर नहीं दिखा पाएंगे। कल सुबह आपको रिसोर्ट का पूरा दृश्य दिखाएंगे। यह हमारा रूम है। दीवारों पर बहुत सुंदर ड्राइंग की गई है, लेकिन इस कमरे से कोई व्यू नहीं है। अब हम डिनर करेंगे और रूम चेंज के लिए भी कहेंगे। यहां के अनुसार जो गेस्ट सिर्फ 1 दिन के लिए रूम बुक करते हैं, उन्हें नॉन व्यू रूम दिया जाता है, जबकि जो 2 या उससे ज्यादा दिन रुकते हैं उन्हें व्यू रूम मिलता है। चूंकि हम 2 दिन रुकने वाले हैं तो हमें भी व्यू रूम दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल सुबह हम रूम चेंज करेंगे और फिर आपसे मिलकर रिसोर्ट का पूरा अनुभव शेयर करेंगे। यह रिसोर्ट का रिसेप्शन और डाइनिंग रूम है। हमने डिनर के लिए वेज नूडल्स और चिल्ली पनीर का ऑर्डर दिया। खाना टेस्ट में ठीक ठाक है। यहाँ आप थाली के रूप में खाना ले सकते हैं या अपनी पसंद का भी मंगवा सकते हैं।
हमारे रूम को कल सुबह बदल दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। हमारा रूम बदल दिया गया है। इस नए कमरे में कोई वॉल पेंटिंग नहीं है। अब मैं आपको रूम का अच्छे से टूर दिखाता हूं। यह है ओपन बालकनी और सामने का व्यू। अगर यहां के पेड़ पौधे नहीं होते तो यहां से क्लियर व्यू मिलता। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हम आज कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आज का दिन हम रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद हम वाटरफॉल के पास जाएंगे। इस कमरे के सामने वुडन कॉटेज है जिनकी बालकनी से क्लियर व्यू मिलता है। अगर हम इस रास्ते से चलें तो शायद हम वाटरफॉल तक पहुंच जाएं। यहां से वाटरफॉल का बहुत सुंदर व्यू दिखता है। अब हम वुडन कॉटेज के पीछे से गुजर रहे हैं। इस वुडन कॉटेज की बालकनी से झरने का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अगर आप बेस्ट व्यू चाहते हैं तो आपको यह वुडन कॉटेज बुक करना होगा। यहां बहुत सारी बैठने की जगह भी है। इस समय रिसोर्ट में ज्यादा टूरिस्ट नहीं है, तो बहुत ही शांत वातावरण है। मैं अब मेन गेट से बाहर निकल आया हूं। अगर आप इस रास्ते से चलेंगे तो फॉल के सामने पहुंच जाएंगे। बाहरी टूरिस्ट भी इसी रास्ते से आते हैं। अब मैं वाटरफॉल के सामने हूं। यहां कार पार्किंग की जगह भी है और यह है वाटरफॉल। चित्रकोटे वाटरफॉल, जिसे भारत का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात करीब 29 मीटर 95 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर तक फैल जाती है। इस दौरान इसका रूप सबसे भव्य होता है। चारों ओर हरी भरी हरियाली और शांत वातावरण इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। सूरज की रोशनी में गिरते पानी पर अक्सर इंद्रधनुष बनता है, जो इसे और खास बना देता है।
जलप्रपात के नीचे शांत पानी में बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। बारिश के बाद का समय बोटिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मानसून के दौरान जलप्रपात अपने सबसे भव्य रूप में होता है। इस रास्ते से आप बोटिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। यहां नीचे जाकर आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे उतरना होगा। आपको इन सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा जहां बोटिंग की जगह है। हम शाम को बोटिंग करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा टूर यहीं खत्म करना पड़ा। पहले ही आपको बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। हम सोच रहे थे कि दवाइयां देने से ठीक हो जाएगा, लेकिन दोपहर के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यहां डॉक्टर कोई नहीं है, लेकिन जागदलपुर में डॉक्टर हैं। यहां रिसोर्ट में भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आखिरकार मैंने सुजान बाबू को फोन किया। उन्होंने तुरंत हमारे लिए गाड़ी भेजने की व्यवस्था की। हम लंच से पहले चेकआउट कर चुके थे, क्योंकि यहां से जागदलपुर का जो डिस्टेंस है उसमें अप डाउन करना मुमकिन नहीं था। हमें जगदलपुर पहुंचने में लगभग शाम के 6 बजे हो गए। उस वक्त जिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था वह जा चुके थे। फिर सुजान बाबू ने किसी दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था की, और जब तक डॉक्टर ने इलाज नहीं किया तब तक वह हमारे साथ ही रहे। कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन देने के बाद मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी स्टेबल हो गई। फिर सुजान बाबू ने दवाइयां और जागदलपुर में होटल के लिए करीब 2 घंटे तलाश की और हमें एक होटल में चेक इन करवा दिया। इसके बाद वह घर लौट गए। पूरी शाम वह हमारी मदद करते रहे, लेकिन उन्होंने एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं लिया। हम मुश्किल से कुछ पैसे उन्हें थमा पाए। जो उपकार उन्होंने किया है उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन पैसे के अलावा और क्या दे सकते थे हम उन्हें। अगले दिन हमारी रिटर्न ट्रेन थी। उस दिन भी सुबह से वह हमारे हालचाल पूछते रहे, हमारे खाने पीने में मदद की, और जब हम कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने हमें फोन करके बेटे का हाल पूछा। अगर वह दिन सुजन बाबू हमारे साथ नहीं होते तो हम ऐसा कुछ भी प्रबंध नहीं कर सकते थे। सुजन बाबू, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी धन्यवाद। हमारा जागदलपुर टूर अधूरा रह गया और हम आपको जागदलपुर नहीं दिखा पाए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम जरूर यहां फिर आएंगे और तब हम सुजन बाबू के साथ जागदलपुर घूमेंगे। इस उम्मीद के साथ हम इस सीरीज को समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। जल्दी ही फिर लखनऊ में मिलेंगे। गुड बाय और सभी का ध्यान रखें।